मगर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि चाइना क्या करेगा चाइना ने पहली दफ़ा इस इशू के ऊपर एक बयान दे दिया उनके फॉरेन मिनिस्टर ने। उसके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि चाइना के लिए, पाकिस्तान चाइना के लिए बड़ी अहमियत रखता है और हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। अब चाइना के लिए ये कहना बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज तक चाइना ने इस किस्म का स्टेटमेंट नहीं दिया। पहले भी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं। चाइना का पहले बयान यही आता रहा और रहता यही रहा कि लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, नेगोशिएशन होनी चाहिए, बातें शुरू करें, मतवाज़न बयानात होते थे। मगर इस दफ़ा तो उन्होंने खुल के क्लियर कट ये कहा कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक हुई ऑन इट्स सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी तो चाइना विल नॉट कीप क्वाइट। अब चाइना विल नॉट कीप क्वाइट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और उसके पहले और उसके बाद चाइना ने बिल्कुल पब्लिक कर दिया है कि चाइना ने पाकिस्तान की मिलिट्री को क्या इमदाद दी है। उन्होंने इस वक्त बड़ी रिसेंटली, उन्होंने जब ये सब कुछ शुरू हो रहा था तो चाइना ने बड़ी जल्दी, रातों रात जैसे कहते हैं ना, कुछ स्पेशल मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जो कि इनके J-10 और J-17 जहाज़ों पे फिट हो जाती हैं। और वो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं या एयर टू सर्फेस भी हैं। दे आर वेरी पावरफुल एंड हैव लॉन्ग डिस्टेंस। अगर वो लॉक इन हो जाती है इलेक्ट्रॉनिकली तो एक्यूरेसी बहुत है उनकी। वो जहाज भी गिरा लेंगी और प्लेटफॉर्म्स को भी अटैक कर सकती है ऑन द ग्राउंड। दिस इज़ अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। ये पाकिस्तान के पास ये फैसिलिटी नहीं थी पहले। दे हैड ग्राउंड सरफेस टू surface missiles, but they never had missiles from the air that would attack both aircraft and also ground targets in over a longer stretch. पहले छोटे छोटे थे 10 मील, अब ये तो 50 मील तक जाती है। So you know that's a lot in the air. So मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ मिलिट्री बैलेंस भी जो है ना वो भी पाकिस्तान के हक में हो गया है in terms of a short war. अच्छा, अब so China's factor is very important. इसलिए मेरी ये पेशन गोई है कि given all these factors, दुनिया तैयार नहीं है अभी मानने के लिए कि ये पाकिस्तान ने किया है। हो सकता है वो कहते हैं मगर एविडेंस नहीं दिखाया जी। नंबर 1। नंबर 2, चाइना फैक्टर जो मैंने किया मेंशन किया है। और तीसरा फैक्टर ये है कि इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं उनको पता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेसेस क्या हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि रिस्पांस आएगा मगर बड़ा सोच समझ के आएगा। और मेरा नहीं ख्याल इस किस्म का होगा जिसके साथ जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा तो उसके बाद फिर एस्केलेशन होगी ही नहीं। अगर तो एस्केलेशन हो जाती है जी, वो कुछ करते हैं, हम उससे थोड़ा सा बढ़ के करते हैं या उसी किस्म का करते हैं और इंडिया ये समझता है कि हमने नुकसान उनका ज़्यादा पहुंचा दिया है और उनकी पब्लिक के अंदर ऐसे लग रहा है कि वो पाकिस्तान हावी हो गया, तो वो फिर अटैक एक और करेंगे। देन वी विल डू द सेम। तो ये जो है ये चीज़ें वो कहते हैं एस्केलेशन का लैडर होता है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर बढ़ता जाता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ डेंजरस। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि दैट इज़ डेंजरस इसलिए क्योंकि बैक चैनल जब तक नहीं होगी वो एक्टिवेट कैसे हो सकते हैं। बैक चैनल अगर पहले हो फिर जब अगर बैक चैनल जब होती है तो वो हमेशा एक्टिवेशन में होती है। बैक चैनल का मतलब ये है। अब बैक चैनल कोई नहीं है। जब सफारत खाने होते हैं, मिलिट्री अटैशीज होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, तो वो एक किस्म की बैक चैनल भी बन सकते हैं टू कन्वे पॉलिसीज। मगर आप तो इन्होंने वो भी बंद कर दिए। इन्होंने सारे मिलिट्री अटैशीज वगैरह भी ड्रॉ कर लिए, उन्होंने भी, हमने भी, और थोड़ा सा स्टाफ छोड़ दिया। तो मेरा नहीं ख्याल वो स्टाफ कैन बी यूज फॉर बैक चैनल और इवन फॉर कन्वे इमीडिएट मैसेजेस। DGMOs जो होते हैं वो तो वैसे भी उनकी हॉटलाइन होती है नॉर्मल कोर्स में। अब मुझे नहीं पता कि वेदर वो DGMOs इज एक्टिव और नॉट, बट आई एम श्योर इट मस्ट बी एक्टिव। बट DGMOs जो हैं वो दे कैन नॉट डू बैक चैनल। बैक चैनल होती है राइट एट द टॉप बिटवीन NSA या रॉ ISI, उस लेवल पे होता है, या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। MOs के लेवल पे नहीं होता। मिलिट्री ऑप्स के जो लोग होते हैं ना ग्राउंड पे, उनके लेवल पे बैक चैनल्स नहीं होती बिकॉज दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कन्वे सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज। वो तो सिर्फ मूवमेंट्स के ऊपर होती है उनकी, ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वी आर एट दैट स्टेज कि अभी इंडिया करेगा कुछ ज़रूर, हमारा रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद इंडिया क्या करेगा, वी हैव टू वेट एंड सी। ऐसे लगा मुझे ये सिचुएशन रिजेंबल करती जैसे इसराइल और ईरान के दरमियान एक अरसे रही कि एक अटैक इसराइल की तरफ से आया तो फिर ईरान ने नपातला जवाब दिया और फिर उसके जवाब में एक ऐसा अटैक किया गया जिससे मामला बैलेंस हो सके। आप कुछ ऐसी सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं?
कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जाहिर है फेस सेविंग चाहिए इंडिया में गवर्नमेंट को? अभी तो देखिए, शुरू में तो फेस सेविंग नहीं थी, शुरू में तो इट वाज कि वी हैव टू डू समथिंग। जी। फेस सेविंग अब मुझे लग रही है, जब दुनिया ने उनका साथ नहीं दिया तो अब अपनी फेस को बचाना है। पहले तो ये सामने था ना, हाँ ये कर देंगे। फेस सेविंग का मतलब है कि अब अपने आप को थोड़ा बचाना है। ठीक है। और इसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड में भी उन्होंने अब उन्होंने एक नया एडवाइजरी बोर्ड को एक्टिवेट कर दिया है जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ऐसे ही है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। बिल्कुल। तो वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में सिर्फ सिविलियंस है, उसमें 7 सिविलियंस, रिटायर्ड मिलिट्री हैं, 3 लोग हैं मिलिट्री फोर्सेस में से रिटायर्ड जी, और 3 सिविलियंस हैं फ्रॉम वेरियस इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। ठीक है। और एक पुराना सेक्रेटरी, एक पुराना हेड ऑफ रॉ जी, उसको उन्होंने इंडक्ट कर लिया, बना दिया। हाँ, उनको हेड बना दिया एडवाइजरी बोर्ड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें ना दोवल साहब है, ना करंट हेड ऑफ रॉ है जी, इसमें सारे सिविलियंस हैं, सारे रिटायर्ड हैं। हाँ। उनको एक एडवाइजरी बोर्ड बना दिया है और अलोक जोशी साहब उसको हेड कर रहे हैं। वो यही तो जोशी इससे साहब, क्या, ये पहले जो रॉ के हेड थे, जी, रॉ के एक्स चीफ। इसका मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं जी? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ हाँ, कि एक तरफ उन्होंने सारा फौज के हवाले कर दिया और फोर्सेस के हवाले कर दिया जी, कि आप करें जो करना है, हाँ, आप जाने आपका काम जाने, आप जाने आपका काम है। इसका ये मतलब है कि कल को अगर फौज कोई ऐसा काम करती है जिसका मुंह तोड़ जवाब मिलता है, थोड़ी सी बिस्त हो जाती है, तो नरेंद्र मोदी तो बच गया। वो तो कहेगा मैंने तो फौज के हवाले कर दिया था, आपको बता के किया। ये कभी होता नहीं है ऐसे कि आप अनाउंस करें कि मैं सारी फ्री खुली छुट्टी दे रहा हूँ आर्मी चीफ को और इसको, ये होता नहीं है। हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट मलकियत लेती है, जो भी करने जाए उसकी मलकियत लेती है। इस दफ़ा ऐसे लगता है कि मलकियत लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ऐसे लगता है कि इनको डर है कि ये फेल ना हो जाए। अगर फेल हो गया तो हम डाल देंगे फौजियों के ऊपर, और वहाँ की फौज तो आपको पता ही है, दे टोटली सबसर्विएंट टू द सिविलियंस। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ऐसी उनको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि शायद ये चीज़ नहीं रही जैसे चलनी पड़ गई है, उल्टी पढ़ ना जाए, पढ़ने जा रही है या पढ़ ना जाए, तो बेहतर ये हम अपने आप को थोड़ा दूर कर लें और हम फौज के हवाले कर दें कि आप फैसला करें। एक नंबर 2, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बना के एकदम खड़ा कर दिया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा इस साइड इसके अंदर कोई सर्विंग आर्मी चीफ नहीं है, कोई सर्विंग NSA नहीं है, कोई सर्विंग IB का हेड नहीं है, कोई सर्विंग रॉ का हेड नहीं है। इसका ये मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को एक सिविलियन बोर्ड के साथ सराउंड कर लिया अपने आप को और काबीना को, कि वो सजेस्ट करे रिट्रीट कैसे करना है? कि ये हमारे एडवाइजर्स हैं। अच्छा, एक तरफ आयशा के वाले कर दिया, दूसरी तरफ आयशा के दोस्त को कहा तू और साडा एडवाइजर है। अजीत डोवल साहब एक तरफ है। तो आपने अपने आप को इंसुलेट कर लिया है ओके फ्रॉम एनी फॉल बैक। अगर कोई एडवर्स किस्म की रिएक्शन आता है जिसमें बिस्त हो जाती है या कुछ भी हो जाता है या फेल हो जाता है, तो हो गया जी ये एडवाइजर थे हमारे और ये थी फौज और ये थे हफ्ते, इनको पूछे। तो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को जैसे कहते हैं ना बंकर में बैठा लिया और सराउंड कर लिया विद सिविलियंस एंड आर्मी। वेरी स्मार्ट। तो आई थिंक एक तो बट दैट शोज ना, दैट शोज के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम कर सकेंगे जो हम करना चाह रहे थे या फंस तो नहीं गए। तो दैट इज वन सस्पिशन कि ये शायद दे आर नॉट फुली इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना रिएक्शन फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो बेचारे से इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते पाकिस्तान के से आए हैं, ये पाकिस्तान ने किया है, हाँ। उसके बाद हम कर देंगे, ठीक है, और पाकिस्तान बैकफुट पे होगा और सारी दुनिया हमारे साथ होगी। अब तो हुआ नहीं। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले घास ही नहीं डाला। अब तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? तीसरी चीज ये है कि अमेरिकन ने रब्ता किया जी, सेक्रेटरी रूबियो ने किया, लेकिन पहले वो ऐसे लग रहा था कि उन्हें कोई गर्ज नहीं है। यकदम पाकिस्तान में अता तारड़ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन निस्फ शब के करीब करते हैं, फिर ख्वाजा आसिफ साहब उसको दोहराते हैं कि 24 से 36 घंटों में अटैक होने वाले। सिर्फ सब कोई ऐसी मालूमात थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बाद ऐसा किया गया? मुझे नहीं पता इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ नहीं भी होती, कुछ प्रेपरेशन कर की जाती है, कुछ प्रीएम्प्टिव चीज़ की जाती है, ठीक। तो ये इंडिया को भी बताने वाली बात है कि हमें पता है आप करने वाले हैं अगले 36 घंटे के अंदर, हम तैयार हैं। तो इवन ना भी तैयार हों तो आप कहते हैं हम तैयार हैं, ये कहना पड़ता है ना। अगर आप कहते हैं जी अभी तो पता नहीं कब होगी, तो इसका मतलब आप तैयार ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल तैयार है। अच्छा, और हकीकत भी यही है कि एटलीस्ट दी एयर फोर्स एंड नेवी आर रेडी। बाकी आर्मी की जो मूवमेंट होती है उसको वक्त लगता है, ऑब्वियसली स्लो मूवमेंट है आर्मी की डिप्लॉयमेंट के लिए, मगर हमारी आर्मी जो है इनफ यूनिट्स स्टेशन अलोंग द LOC, और इंडिया के लिए भी मूवमेंट जो है वो भी नज़र आ जाती है। वो कहते हैं इंडियन आर्मी को मोबिलाइज करने में 7 दिन लगते हैं।
तो अब वो मोबिलाइजेशन तो शुरू होगी उस दिन जी। तो अब इट मस्ट बी ऑलमोस्ट कंप्लीट। मगर सो आई थिंक वी शुड एक्सपेक्ट कि जो भी इंडिया करेगा शुड हैपन वेरी क्विकली सून। अब हाउ सून आई कांट से बिकॉज दे आर गोइंग टू, उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी क्योंकि पाकिस्तान तैयार बैठा है। ये तो नहीं है कुछ सरप्राइज कि पता ही नहीं लगा तो आए तो कर गए, नो। अब तो बिल्कुल सारे लेके बैठे हुए हैं, आओ जी कड़ा आ रहे हैं, उनको टाइम मिल गया ना, तो इन्होंने किया नहीं। इसका ये मतलब है कि या तो इसको और डिले करेंगे वो, राइट, थोड़ा सा और टेंशन क्रिएट करेंगे, ठीक, और सोचेंगे किधर जाना है किधर नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरा ये कि अभी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो गया। अब सरप्राइज तो नहीं रहा ना, हमेशा वॉर के अंदर, वॉर स्ट्रेटजी के अंदर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जी समझ नहीं आई कहाँ से आ गए। जैसे पर्ल हार्बर हुआ, कभी सोच भी नहीं सकते थे, जापानी आ गए और पर्ल हार्बर हवाई में अटैक कर दिया। इसी तरीके के साथ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज क्रिटिकल, जो हमने कारगिल में किया जी। पहुंच गए वहाँ, उनको पता ही नहीं चला, सरप्राइज द इंडियंस वर कॉट ऑफ बैलेंस, वो थे ही नहीं, हम ऊपर चढ़ गए। जब चढ़ गए, जब उनको पता चला तो उस वक्त दे वर सिटिंग डक्स, उनकी बड़ी कैजुअलिटीज हुई। तो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, खुफिया तरीके से तैयारी करके पहुंच जाना और हाइट्स ले लेनी और कमांडिंग पोजीशंस ले लेनी। नाउ दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज गॉन। अब इनको ये ढूंढेंगे आयशा कि कहाँ हम कर सकते हैं जहाँ पाकिस्तान तवक्को भी नहीं कर रहा। कोई कहता है मुरीदके में लश्कर तैयबा का दफ्तर है या वहाँ हेडक्वार्टर्स है तो उसको बम कर दें। अब बात यह है कि ये तो खुली आम होगी ना बात। जब ये पहले गए थे बालाकोट, उस वक्त नहीं किसी को ख्याल था कि ये बालाकोट जाएंगे, उस वक्त एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था इनके पास, मगर इस दफा तो कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है। कहाँ जाएंगे? जहाँ भी जाएंगे ये बैठे हुए हैं इंतजार में, ठीक है ना, क्योंकि वो तो आए और चले गए, भाग गए, ऐसे ही था ना। अब ये आएंगे, अगर आए तो ये भाग नहीं सकेंगे, नहीं भाग सकेंगे, बिकॉज मैं आपको बता दूं, अगर बाय एयर आते हैं ये कहीं भी पाकिस्तान जी, एनी पार्ट, तो आपके पायलट्स आर सिटिंग इन देयर कॉकपिट्स, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तैयारी करके बैठे हुए हैं। जैसे इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रॉसेस द पाकिस्तान बॉर्डर, उस वक्त विद इन मिनट्स दे विल बी स्टॉप्ड बाय द पाकिस्तानी एयरफोर्स। तो दे नो इट, वी नो इट जी, तो इसलिए अब वो सरप्राइज एलिमेंट क्या है, वो अब ग्राउंड पे हो सकता है, राइट। वो क्या लंबा चौड़ा बॉर्डर है ना, वहाँ ये किसी किस्म की इंग्रेस कर सकते हैं। ओके, हाँ, फिर ये यहाँ से मोबिलाइज होगा, उनको अटैक होगी, दैट मे टेक अ फ्यू डेज, maybe more to repel them. तो in the meanwhile India will say हम अंदर चले गए, 25 मील हमने घुस के मारा है, हमारी फौजें वहाँ बैठी हुई हैं, और ये फिर तैयारी करेंगे ठा करने की, फिर इवेंचुअली ये निकाल देंगे उनको। मगर वो 2 दिन के लिए वो लगेगा ऐसे कि ये अंदर आ गए हैं, ये हो गया, क्योंकि वहाँ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा कि किस जगह से उन्होंने अंदर आना है। मगर वहाँ भी इनके रडार्स लगे हुए हैं, इनके एरियल सर्वेलेंस हो रही है, ड्रोन्स चल रहे हैं छोटे छोटे टू मॉनिटर द एंटायर। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन 2 पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं। एक तो ये कि इंडिया डिले कर सकता है, दूसरा इंडिया ढूंढेगा कि पाकिस्तान को कहाँ चोट लगाई जा सकती है, और इस तरह के किसी भी वाक़े से कम बॉलीवुड को 2-3 दिन का मसाला मिल जाएगा 2-3 फिल्मों के लिए।